Effect on resistance. सबसे पहले बात करते हैं कब, जब हमें कंडीशन दो है, इसमें एक एरिया चेंज करेंगे और एक बार क्रॉस लेंथ चेंज करेंगे, दोनों कंडीशन में देखेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, वायर की जो लेंथ है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे सपोज स्टार्टिंग में जो लेंथ है वो L1 है और बाद में हमने उसकी लेंथ कितनी कर दी, L2, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और बाद में उसका एरिया चेंज होके A2, ठीक। पहले उसकी लेंथ और पहले लेंथ L1 है, पहले एरिया उसका A1, बाद में टेम्परेचर बढ़ा के कम करके जो भी किया होगा तो चेंज किया है, बढ़ाइए कि कम किया, इंक्रीज अभी लिखा है लेकिन उसे कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कम नहीं कर सकते। ये हो गया। अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में सेम, क्यों, क्योंकि सबस्टेंस तुम्हारे पास वही है। जैसे ये हमारे पास रॉड है, इसी को गर्म करके हम लंबा कर रहे हैं, इसे कम करेगा इतना ही, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो जाएगा, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो पतली भी हो जाएगी। और गर्म करके हम इसे और इधर लेंथ कम कर दें तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा इसका, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। A1 L1 किसके इक्वल होगा, A2 L2 के, तो यहाँ से हमारे पास आएगा A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ गया, L2 अपॉन L1। देख लो A2 नीचे आएगा तो ये नीचे जा रहा है, A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर से बोल देते हैं जी फर्स्ट। अब इसमें वो कंडीशन लगाते हैं कि कितना इंक्रीज किया वो समझो। इफ L1 इज L और L2 हो गया NL, कितने टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम्स इंक्रीज कर दिया लेंथ, ठीक है। जब इसे n टाइम इंक्रीज कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो L2 की वैल्यू कितनी है, NL, अपॉन में आ जाओ L1 की वैल्यू L से तो N, A1 अपॉन यानी कि A2 किसके ऊपर होगा, A2 गया ऊपर और N आ गया नीचे, तो A2 की वैल्यू हो गई A1 अपॉन N, मतलब अगर A1 A है तो A2 A बाई N हो गया, सही है। यहाँ तक अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ा। R इज इक्वल टू वी नो दैट रो L अपॉन A होता है, तो R1 अपॉन R2 को कैलकुलेट करते हैं, इसे रो L1 अपॉन A1, रो L2 अपॉन A2। रो के बारे में कल बात हो चुकी है कि वो चेंज नहीं होगा, L और A पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया को कुछ भी करते रहो, वो सबस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब सबस्टेंस पे डिपेंड करता है तो रो चेंज नहीं, तो इसलिए 1 2 नहीं लिखा है, रो से रो खत्म। क्या मिलने वाला है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1, L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन, देखो यही है L1 अपॉन L2 और A2 गया ऊपर, A1 आ जाएगा नीचे। इक्वेशन नंबर इसे बोल देते हैं थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को एक साथ सोचो, तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो होगी L अपॉन NF इंटू A2 कितना आया है, A1 अपॉन N, और A1 को A1 रहेंगे, L से L खत्म, A1 से, और N का आ जाएगा नीचे, क्या मिला, यही बचा है, देख लो। तो R2 की वैल्यू कितनी आई, N स्क्वायर। अगर लेंथ हमने कितना इंक्रीज की थी, n टाइम, लेंथ को हमने n टाइम इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वेरिएंट आया, n टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा दिया अगर तुम्हें लेंथ को, तो रेजिस्टेंस आएगा 4 टाइम्स। कम करने को सोच लो, ये 1/2 कर दो, हाफ कर दो, तो 1/4 हो जाएगा।
दोनों बातें चल सकती हैं, इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये लेंथ का इफेक्ट हो गया कि जब लेंथ बढ़ा देंगे हम तब क्या होना है, तो तब क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर टॉपिक? अब हमने क्या करना है, एरिया को इंक्रीज करना है, एरिया ऑफ वायर को इंक्रीज करना है। कंडीशन यही, लेंथ L1 L2 है, एरिया A1 A2 है, यहाँ तक का सेम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया A1 को तो लिख देंगे A और A2 को क्या लिख देंगे NA। तो एन टाइम इंक्रीज हो गया एरिया। जब एन टाइम इंक्रीज होगा तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा पूरा। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, A/NA, A1 और A2 की वैल्यूज किसके ऊपर है, L2/L1 के ऊपर होगा। A से कैंसिल हो गया, 1/N किसके ऊपर आया, L2/L1। तो फिर L2 की वैल्यू कितनी होगी, L1 की वैल्यू लिख दो। L1 कितना होगा, NL। L1 की वैल्यू आ गई NL। R की वैल्यू यही रहेगी, सब कुछ यही चल रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर सब। R1/R2, L1/L2, L1 की वैल्यू क्या है, NL2, NL2/L2 इनटू A2/A1, A2 कितना है, NA, और A1 क्या है, NA/A। A से A और L2 से ऊपर क्या बचा, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 इज इक्वल टू आएगा R1/N²। ठीक है, मतलब अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को n टाइम इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस n² टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सही है, और ये बात सही भी है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई रिजल्ट आ रहा है, उसमें आया था लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वहाँ n² टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था और इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो अब केवल इतना याद रखना है कि लेंथ और एरिया को अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस n² टाइम चेंज होता है। लेंथ को करेंगे तो डायरेक्टली होने से n² टाइम इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे तो इनवर्सली होने से डिक्रीज होगा। बस याद रहने के लिए तो आसान सी चीज होगी हमारे पास। एक तो देगा डायरेक्ट, वो यही बात बोलेगा कि उसका लेंथ जो है वो 2 टाइम बढ़ा दी या एरिया कम कर दिया, वो तो डायरेक्ट बोलेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में परसेंटेज दे दे हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला कि लेंथ 20% इंक्रीज कर दी, तो R1 हो जाएगा 20, वो 100 और R2 हो जाएगा 120। सही है भाई, जितना इंक्रीज कर रहा है स्टार्टिंग वाले को 100 ले लो, और बाद में अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उतना ऐड कर दो, और डिक्रीज कर रहा है तो उतना माइनस कर दो, तो वो दोनों वैल्यू तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, और फिर जब उसे यूज करोगे तो फिर ये यूज नहीं होगा, फिर ये यूज नहीं होगा, फिर क्या यूज करेंगे, उसका एक फॉर्मूला मैं यही बना देता हूँ, देखना। इसी R1/R2 को हम यहाँ से L1/L2 इंटू A2/A1 जरा देखो, L1/L2 A2/A1 क्या है, L1/L2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, L1/L2 का, और इधर R1/, इसका यूज करोगे। ठीक है, और जब इसे क्रॉस सेक्शन एरिया में लिखेंगे तो ये R1/R2 A2/A1 का होल स्क्वायर आएगा। ये दो फॉर्मूला है जो परसेंटेज में काम आ जाएंगे। इसमें L1/L2 हटा दो, L1/L2 की वैल्यू क्या आएगी, A2/A1, तो इसे A2/A1 लिखोगे और A2/A1 इंटू A2/A1 का होल स्क्वायर। तो जब वो लेंथ है एरिया को परसेंटेज में करे तो इसे यूज करना। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी वैसे ही याद हो जाएगा, जरूरत नहीं रटने की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2 आ रहा है, ये इनवर्सली है तो उल्टा चल रहा है 1/2, और ये 2/1 स्क्वायर तो होना ही, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर टाइम्स में चेंज होता है रेजिस्टेंस। याद रखने के लिए ये तो हमें पता ही है कि स्क्वायर टाइम में चेंज होगा रेजिस्टेंस, बस इससे ये बात याद रहेगी कि 1/2 लिखना है कि 2/1 लिखना है। वो सीधा सा है, डायरेक्टली है तो 1/2 और इनवर्सली होगा तो 2/1। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला भी नोट कर लो, ये परसेंटेज में काम आएंगे। 7 देखो, a wire of stretched by 20%,
वायर को स्ट्रेच किया है 20%, तो क्या होगा L1 100 और L2 20% इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस में चेंज पूछा है, उसमें परसेंटेज चेंज याद है किसी को? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला 11th क्लास में याद कराया था। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इनटू 100। सही है, या डायरेक्ट लिखे हम तो डेल्टा x ओवर x इनटू 100, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 लिख लो, कहीं भी नोट कर लो। चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है, कहीं भी काम आएगा ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। अब इसी से अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए वो सब लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 इनटू और इज इक्वल टू L1 100 और L2 और इसका होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 और ये सही हो गया 25 बाई R1 अपॉन R2। लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज को यहाँ देखो नीचे क्या है, तो यहाँ पर तो इनिशियल नहीं है, इसे उल्टा कर दो, क्या लिखेंगे R2 अपॉन R1, उल्टा हो गया, क्या होगा 36 बाई 1 माइनस कर दो LHS और RHS दोनों में से। जैसे ही 1 माइनस करोगे तो ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 बन गया, और यहाँ पर 25 एलसीएम 36 माइनस 25 R2 माइनस R1 अपॉन R1, यहाँ तक आ गए। चेंज इन वैल्यू इनिशियल वैल्यू और इनटू क्या करना है वो भी कर दो। 36 में से 25 माइनस करो कितना आएगा, और अपॉन इनटू आंसर से सॉल्व करेंगे जो भी है। हो गया सर? तो ये तो याद कर लो कि जब भी परसेंटेज चेंज पूछेगा ये फॉर्मूला यूज होगा, चेंज इन वैल्यू और इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। और उसे बनाने का सिंपल सा प्रोसीजर है, ये रेशियो में आ जाएगा, इनिशियल को फिर नीचे ले आएंगे, नीचे है तो कोई बात ही नहीं, और फिर 1 माइनस करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ रजिस्टर्स न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ कर दिए बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। पहले इन सीरीज की बात करेंगे, तो कैपेसिटर में याद है सीरीज में क्या चीज सेम थी, चार्ज, और चार्ज के फ्लो की रेट को बोलते हैं करंट, तो यहाँ पर क्या सेम है करंट, तो यही याद रखना है कि करंट सेम रहेगा इस रजिस्टर, ठीक है। कनेक्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट रजिस्टर का लास्ट पॉइंट और सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट। रजिस्टर में एक बात अच्छी है कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है कुछ भी, जैसे हम चाहें वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि कैपेसिटर में प्लस और माइनस की प्लेट्स थी, यहाँ कुछ नहीं। और फिर फर्स्ट और लास्ट जितने भी रजिस्टर कनेक्ट करोगे उन सब के बीच में एक बैटरी लगा देंगे और की लगा देंगे। पोटेंशियल इसे दे दिया हमने V। अब एक और अगर हम सोचें डायरेक्ट, तो यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से जो टोटल करंट आई जाएगा वो यहाँ से जाने के बाद देखो कहीं भी बट नहीं रहा है, तो करंट सेम रहेगा। भाई कोई कहीं कट के निकला होता, कहीं गया होता तो सोचते हैं यहाँ कम हो गया है ज़्यादा हो गया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, करंट फ्लो होने का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जितना यहाँ से जाएगा वो जाएगा ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो करंट कैसा रहेगा सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले लेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अक्रॉस V3 ले लेंगे। अब ओम्स लॉ को यूज करेंगे और सबका पोटेंशियल निकाल देंगे बाय ओम्स लॉ फॉर फर्स्ट रजिस्टर। पहले रजिस्टर की बात करें तो V1 इज इक्वल टू IR1, I1 तो नहीं लिखना क्यों, क्योंकि करंट सेम है। फिर बात करेंगे फॉर सेकंड रजिस्टर V2 इज इक्वल टू, और ऐसे ही थर्ड रजिस्टर में जाएंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वही कंसीडर कर लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन
इज आर, देन अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। टोटल पोटेंशियल जो था उसका बैटरी का V है, इसका इक्विवेलेंट आर हो गया, करंट आई जाएगा तो V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल यहाँ से गया, वही तो तीन पार्ट्स बने होंगे। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, जब उसे लेके आएंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो किसी सर्किट में या किसी भी सिस्टम में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह पर ले वर्क करने पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन है तो वो एक तरह से क्या है, एनर्जी है, टोटल वर्क डन सेम ही रहना है। V will be equal to V1 plus V2 plus V की वैल्यू IR, IR1, IR2 और IR3, I कॉमन R1 plus R2 plus R2, इधर IR है, क्या मिला, ठीक है। और ऐसे ही फॉर अगर n रजिस्टर होंगे तो R किसके ऊपर होगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn तक जाएगा, ठीक है। और अगर सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R डैश बोल दो, इसे रिजल्टेंट को R डैश बोल रहे हैं। पहला भी R होगा, दूसरा भी R, तीसरा भी R, कितने n तक जाओगे, R प्लस R तो कितना हो गया n। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा वो किसी भी रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही होगा। n आ रहा है इसमें, मतलब n का मल्टीप्लाई हो गया, अगर 1 1 के हमने 3 कर दिए तो 3 टाइम्स मिलेगा सीधा सा। तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगी वो हमेशा जो भी उसमें रेजिस्टेंस ऐड है उसमें से जो सबसे छोटा होगा, नहीं सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R मैक्सिमम इन द सर्किट। जो सबसे बड़ा है उससे भी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐड हो गया, दो ही लगे, एक 100 का एक 0.1 का, आंसर आएगा 100.1, तो ज़्यादा तो आने ही आना है, ठीक है। दूसरा कौन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी सिस्टम वही है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कैसा होगा, सेम, जैसा कि कैपेसिटर में था। कैपेसिटर में यही था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था, सेम, तो वो अभी भी वही है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक ये है हमारे पास, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो यही कैपेसिटर में भी किया था हमने, सभी की एक प्लेट एक पॉइंट पर थी, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर, रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, और किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, और एक की लगा देते हैं। यहाँ से करंट जा रहा है I, और ये करंट जाने के बाद देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो करंट से हमारा बात खत्म, क्योंकि करंट तो बट गया सब। पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये तीनों और ये बैटरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इनके बीच में ये है, इनके बीच में ये है, इनके बीच में बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल जो भी होगा और इसका पोटेंशियल होगा सेम फिक्स होगा, तो डिफरेंस भी फिक्स हो गया, तो अब ये सब कुछ सेम, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम, इसका भी और इसका भी, क्योंकि बैटरी का भी। अब फिर से वही बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R और फर्स्ट रेजिस्टर I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, ठीक है। और सेकंड रेजिस्टर I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, और थर्ड रेजिस्टर I3 इज इक्वल टू V ओवर R2। फिर यही लाइन लिख लेंगे फॉर इक्विवेलेंट,
और इससे आई की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन आर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाई, किसका कंजर्वेशन है यहाँ पर, किसका चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे, यहाँ से जितना चार्ज दिया तुमने वो चार्ज यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, आगे जाके वो चार्ज फिर इकट्ठा होकर नहीं आ जाए। सीधी सी बात है, जितना चार्ज दोगे वही चार्ज तीनों में जा रहा है, तो करंट सेम है, इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ यूज हो रहा है। यहाँ पर अगला चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हम एक बात और यूज कर पाएंगे, वो होगा बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इस जगह पर हम लिख सकेंगे बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वो पढ़ेंगे तब पता लगेगा कैसे लिखा है। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने नहीं पढ़ा है तब तक। और ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस वैल्यू रखो, आंसर आ जाए। हो गया क्लियर? तो पुराना ही सब कुछ 10th में ये पूरा पढ़ा है।